गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इसको स्टडी करेंगे। ये स्टैंडर्ड 9 की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें बेसिकली हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी इस पूरे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आया, किस प्रकार। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, मतलब उसी समय के हिसाब से जो परिवर्तन आते हैं उसको हम लोग कंटेम्प्रेरी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी किस प्रकार समकालीन चला, कैसे डेमोक्रेसी आया, तो इसका जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हम लोग शुरुआत करेंगे। अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी सबसे पहले फ्रांस से आया, क्योंकि फ्रांस का रेवोल्यूशन के बाद ही पूरी दुनिया ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, इसके फ़ायदों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। किस तरीके से एक कंट्री है चिली, जो साउथ अमेरिका में है। आप लोग ये देख सकते हो, यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। इस साउथ अमेरिका के जस्ट एकदम बिल्कुल इस कॉर्नर में, साउथ वाले कॉर्नर में ये है, ये साउथ अमेरिका में ये कंट्री है। चलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। शुरुआत करते हैं कि बेसिकली इस कंट्री के हालात क्या थे। बिल्कुल आप लोग एक कहानी की तरह सुनो, 100% मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग की पूरी तरीके से समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस कंट्री के जो प्रेसिडेंट थे वो बहुत ही भले आदमी थे, जिनका नाम था साल्वाडोर अलेंडे। साल्वाडोर अलेंडे नाम थोड़ा सा अजीब होगा क्योंकि ये कंट्री दूसरा है ना, हम लोग को आदत नहीं है इस टाइप का नाम सुनने का, हम लोग इंडिया में रहते हैं। चलिए ये चिली कंट्री के 1970 में ये प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने कुछ अच्छे काम किए। वो किस तरह का अच्छे काम किए वही हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए, ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, started several policies to help the poor and weaker section of the society. So he introduced reforms in the education system and provided free milk to the poor children. इन्होंने ये काम बहुत अच्छे से शुरू किया कि भाई जो देश के इनके देश के जो वीकर सेक्शन थे, जो गरीब थे, पिछड़े वर्ग थे, उनके उत्थान के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया। साथ ही साथ ही रीडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड टू द लैंडलेस फार्मर्स। और इन्होंने को अच्छे काम तो किया, साथ ही साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया जो इनके जान का दुश्मन बन गया। ही अपोज द एंट्री ऑफ फॉरेन कंपनीज ऑफ टेकिंग ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कॉपर। यही इस सारे प्रॉब्लम की जड़ थी, क्योंकि इस कंट्री में कॉपर का एक बहुत बड़ा ह्यूज डिपॉजिट था और इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मेरे देश का कॉपर बाहर नहीं जाएगा। अगर मेरे देश का कॉपर इस्तेमाल होगा तो मेरे देश के भले के लिए इस्तेमाल होगा, देश के बाहर नहीं बेचना है। और यही सबसे बड़ा रीज़न रहा। लैंडलॉर्ड्स एंड द रिच पीपल एसोसिएटेड विद द चर्च पीपल अपोज दिस पॉलिसी एंड स्टार्टेड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम, क्योंकि इन लोगों ने बाहरी देशों के साथ डील कर लिया था कि इस कॉपर को बेच के उन्हें काफ़ी मुनाफा होगा, काफ़ी पैसे कमाएंगे। वो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे थे। वैसे भी सही बात है, जितने भी एरिस्टोक्रेट्स ग्रुप होते हैं, जितने भी नोबल्स ग्रुप होते हैं, जितने भी रिच लैंडलॉर्ड्स ग्रुप होते हैं, वो सिर्फ अपने और अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। और इसी के साथ इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र करना स्टार्ट किया। चलिए इन 1973 मिलिट्री कूप मतलब क्या होता है ना, एक ग्रुप बना के अटैक करना। एक ग्रुप बना के एक खास मानसिकता वाले लोग जब इकट्ठे रहते हैं, जब एक दूसरे का साथ देते हैं, एक ग्रुप बन जाता है, उसको कूप कहते हैं। अंडर जनरल ऑगस्टो पिनोचेट, ये पिनोचेट मिलिट्री के जनरल थे और इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत इस भले मानस को मार दिया, किल्ड एलेंडे एंड रूल्ड चिली ओवर 17 ईयर्स। और ये अगले 17 साल तक चिली पर राज किए। जस्ट बहुत ही सिंपल सा कहानी है, समझने की कोशिश कीजिए, सुनिए ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। ही टॉर्चर्ड, अब इन्होंने बुरा समय लोगों का जीवन को नर्क बनाना स्टार्ट किया। He tortured and killed people who supported democracy and the policy of Allende, क्योंकि सैल्वाडोर अलेंडे डेमोक्रेसी के पॉलिसीज़ को चला रहे थे और लोगों के भले के लिए जी रहे थे, मगर इसने खासकर वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट किया, पनिशमेंट देना स्टार्ट किया। दूसरे शब्दों में कहेंगे, ही स्टार्टेड टू किलिंग द पीपल हु वेर सपोर्टिंग और डिमांडिंग फॉर डेमोक्रेसी
and many people were put in prison, even जनरल बेशलेट्स वाइफ एंड डॉटर ऑल्सो। मैं बता दूं, जनरल बेशलेट इनके एयरफोर्स के एक जनरल थे, वे भी इसको अपोज किए, तो इसने जनरल बेशलेट को मार दिया और उनकी वाइफ और बेटी को जेल में डाल दिया। चलिए, मोर देन 3000 पीपल वर किल्ड एंड मेनी मोर वेंट मिसिंग। जाहिर सी बात है, पावर जब भी गलत लोगों के हाथ में आता है तो उसका मिसयूज ही होता है। इन 1988 ही डिसाइडेड टू होल्ड अ रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम एक तरह का प्रपोजल होता है जिसमें साफ सुथरा बोला जाता है आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। एक रेफरेंडम एक तरह का प्रपोजल होता है इन विच द पीपल आर गेटिंग चांस और ऑप्शन, जस्ट आइदर यस और नो, लाइक दैट। इसने एक रेफरेंडम होल्ड किया क्योंकि इसको लग रहा था कि भाई लोग इतने डरे हुए हैं, दहशत में, ये मेरा ही साथ देंगे, हम ही को चुनेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। नाउ द पीपल वोटेड अगेंस्ट हिम। पिनोचेट लॉस्ट हिज पॉलिटिकल पावर एंड मिलिट्री पावर एंड पॉलिटिकल फ्रीडम वाज रीस्टोर। अब जाके पॉलिटिकल फ्रीडम रीस्टोर हुआ और 2006 में जनरल बेशलेट्स डॉटर, जो जेल में पली, जेल में बड़ी हुई, मिशेल बेशलेट, she was elected as the president of Chile and the political scenario of the Chile was totally changed। इस प्रकार हमने देखा कि चिली का जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो था वो किस प्रकार बदल गया। चलिए मूव करते हैं, दूसरे कंट्री के बारे में पढ़ेंगे इस, क्योंकि इस चैप्टर में ये स्टोरी है। ये कंट्री है पोलैंड। ये यूरोप में है। जस्ट अगर आप लोग मैप को ठीक से देखोगे तो ये रहा पोलैंड, बिल्कुल जर्मनी के पास है। जर्मनी, यूक्रेन, ये रशिया, बिल्कुल इनके बीचों बीच में है ये कंट्री। रोमानिया वगैरह के बिल्कुल बीचों बीच में, चारों ओर से सराउंडेड किया हुआ है। ये है पोलैंड। पोलैंड के बारे में बहुत ही ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर में जब डिस्क्रिप्शन दिया है तो डेफिनेट सी बात है इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा ही होगा। 1980 इट वाज रूल्ड बाय यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। ये कम्युनिस्ट पार्टी था। हम लोगों ने एक पहले का वीडियो मैंने पोस्ट किया कि गवर्नमेंट कितने टाइप का होता है। गवर्नमेंट बेसिकली 3 टाइप का होता है। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होता है, और तीसरा होता है डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक की जगह अगर हम ऑथोरिटेरियन कहेंगे तो भी चलेगा। तो कम्युनिस्ट में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ लीडर्स या एक बीच समान विचारधारा के लोग जब एक ग्रुप बना लेते हैं और उनके पास जब पावर आ जाता है तो वो उस पावर का इस्तेमाल करके उस देश पे राज करते रहते हैं। और क्योंकि उनके पास पावर है और ग्रुप है तो कोई भी दूसरा कोई छोटा मोटा ग्रुप उनके सामने खड़ा ही नहीं हो पाता है। तो ये जो पुराना वाला रशिया था, यूएसएसआर, वो इसको सपोर्ट कर रहा था बेसिकली। तो इस वक्त तक पोलैंड पर ये ग्रुप एक यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी ग्रुप, पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी ग्रुप, इस उनके पास पोलैंड का पूरा राज था। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि नो फ्रीडम वेर चूजन, माने नो फ्रीडम वेर गिवन टू चूज ओन लीडर। जाहिर सी बात है ये जो कम्युनिस्ट होते हैं इनका पहला शर्त होता है कि आपके पास दूसरा कोई लीडर चुनने का ऑप्शन नहीं है, हम जिसको बोलेंगे वही आपको चुनना होगा। ये अभी भी चाइना जैसे कंट्री में अभी भी ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट है, जाहिर सी बात है, दोज हु स्पोक अगेंस्ट द गवर्नमेंट पुट इन प्रिजन और दे वर गिवन ह्यूज पनिशमेंट। जाहिर सी बात है ये लोग ये स्ट्रिक्ट रूल रखते हैं कि जो भी सरकार के विरुद्ध बोलेगा या उनके ग्रुप के विरुद्ध बोलेगा उनको प्रिजन मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगा, सीधी सी बात है। चलिए इन 14 अगस्त 1980 क्या हुआ, वर्कर्स इन द लेनिन शिपयार्ड गोज ऑन स्ट्राइक। लेनिन शिपयार्ड के वर्कर्स लोग स्ट्राइक में चले गए। तो विथ अ डिमांड टू टेक बैक अ वुमेन क्रेन ऑपरेटर। इनका डिमांड था कि एक वुमेन क्रेन ऑपरेटर जिसको अन्यायपूर्ण से बर्खास्त कर दिया गया था उसको वापस लो, नहीं तो सारे लोग स्ट्राइक पर चले गए थे। नाउ स्ट्राइक्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। अब ये स्ट्राइक पूरे देश में फैल गया। दीज स्ट्राइक्स वेर कंसिडर्ड इलीगल बाय द रूलिंग पार्टी। जाहिर सी बात है ये रूलिंग पार्टी तो इन स्ट्राइक्स को इलीगल कहेगी ही कहेगी। एंड नॉट अलाउड इन पोलैंड। ये लोग मना कर रहे थे कि भाई ये अलाउड नहीं है। बट स्ट्राइक वाज कंटिन्यूड अंडर द लीडरशिप ऑफ लेच वेलेसा। अब मैं बता दूं लेच वेलेसा कौन थे।
ये वहाँ के एक फॉर्मर इलेक्ट्रिशियन थे इसी लेनिन शिपयार्ड के, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था फॉर डिमांड ऑफ हायर सैलरी. He was also dismissed from the job for demanding higher salary. Now the strike began to spread across the whole country. अब ये स्ट्राइक पूरे इनके देश में फैलना शुरू हो गया. The workers wanted the right to form independent trade unions. They also demanded to release the political prisoners and the censorship of the press. देखो यहाँ पर वर्कर्स लोग का बहुत सारा डिमांड था, लेकिन कुछ मेन डिमांड क्या थे कि सबसे पहली बात कि ये लोग अपना ट्रेड यूनियन खोल सके, अपना यूनियन खोल सके, अपना यूनियन चला सके. दूसरा, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए जो जेल में भरे पड़े हैं. और तीसरा, प्रेस के ऊपर से सेंसरशिप हट जाए. प्रेस के ऊपर से सेंसरशिप हटने से क्या होगा, माने सेंसरशिप रहने से क्या होता है, प्रेस वही छापेगी जो गवर्नमेंट कहेगा. और जबकि प्रेस का काम ये बिल्कुल नहीं है. प्रेस का काम है इंडिपेंडेंट होकर छापना, जो सही है, जो दिख रहा है, जो हो रहा है उसको छापना, लोगों के सामने सारी बातों को रखना. प्रेस कभी भी किसी को गलत या सही कभी नहीं कहता है. प्रेस का ये काम है ही नहीं. प्रेस का काम है चीज़ें जैसी है एकदम उसी रूप में लोगों के सामने रखना, ताकि लोग डिसाइड करें कि ये गलत है या ये सही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इस तरीके से इनका डिमांड बहुत सारा था. Ultimately, workers with Lech Walesa signed a 21 point agreement. इन्होंने सरकार के साथ, पोलिश सरकार के साथ 21 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया और इनका स्ट्राइक ख़त्म हो गया. तो गवर्नमेंट मान भी गया. गवर्नमेंट में क्या क्या माना, टू रिकॉग्नाइज द वर्कर्स राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस एंड द राइट टू स्ट्राइक. ये माना कि भाई वर्कर्स लोग अपना यूनियन बना सकते हैं और इनके पास स्ट्राइक करने का अधिकार है. तो इसी के तहत ए न्यू ट्रेड यूनियन कॉल्ड सॉलिडेरिटी, एक सॉलिडेरिटी बोल के एक नया ट्रेड यूनियन बना जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ. साथ ही साथ इट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन विच वाज फॉर्म्ड इन एनी कम्युनिस्ट स्टेट. भाई कोई भी कम्युनिस्ट स्टेट में पहला ट्रेड यूनियन बना था. और इनकी पॉपुलैरिटी ज़रा आप देख लीजिए कि विद इन ए ईयर मोर देन 1 करोड़ पीपल या वर्कर ज्वाइन द सॉलिडेरिटी. तो ये बहुत बड़ा, उस गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा था. तो इन लोगों ने फिर से अपने आपस में जनरल्स वगैरह जो इनके साथ पावरफुल ग्रुप थे, कॉन्स्पिरेसी किया, मिला. अब देखिए क्या हुआ. दिसंबर 1981 में जनरल ज़रूजेल्स्की, ये भी मिलिट्री के कमांडर थे, ये मार्शल लॉ इम्पोज कर दिए. मार्शल लॉ एक तरह का इमरजेंसी आप बोल सकते हो कि मतलब जब देश गवर्नमेंट के अंडर में जब मैंने गवर्नमेंट के अंडर नहीं रहता है तो उस समय में इस तरीके के विशेष इमरजेंसी लॉज इम्पोज किए जाते हैं. मार्शल लॉ में लोगों के पास बोलने की, एक्सप्रेस करने की आज़ादी नहीं रहती है. पूरी तरीके से देश मिलिट्री के अंडर चला जाता है. चलिए, देयर वेर वाइड स्प्रेड ऑफ करप्शन, मिस मैनेजमेंट इन पोलैंड. जाहिर सी बात है मिलिट्री आ गई तो मिलिट्री रूल में यही हो रहा था. थाउजेंड्स ऑफ सॉलिडेरिटी मेंबर्स वर पुट इन प्रिजन अंडर द मार्शल लॉ. जाहिर सी बात है ये लोग इसको अपोज तो करेंगे ही, तो जो अपोज करेगा उसको जेल में ही डाला जाएगा और उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार भी किया जाएगा. नाउ फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस ओपिनियंस वर टेकन अवे. मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मार्शल लॉ में आप कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो और अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हो. अनदर वेव ऑफ स्ट्राइक वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सॉलिडेरिटी इन 1988. देखो सॉलिडेरिटी के लोगों ने 81 से लेकर आप सोचिए 88, मतलब 7 साल तक बर्दाश्त किया और 7 साल लग गया इनको वापस आने में. और 1988 में ये लोग दोबारा आए एंड दिस टाइम पोलिश गवर्नमेंट वाज वीकर. इस वक्त पोलैंड की जो गवर्नमेंट थी वो वीक थी और साथ ही साथ इस समय उनका जो रशिया से जो सपोर्ट था वो कमज़ोर हो गया था, वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था. एंड द सपोर्ट फ्रॉम द सोवियत यूनियन एंड इकोनॉमी वाज इन डिक्लाइन. और देखिए इस कंट्री का जो इकोनॉमी था बहुत ख़राब हालत में, क्योंकि चारों ओर करप्शन हो गया था, लोग लूट कर अपना जेब भर के चले गए थे, देश को नष्ट होने के लिए छोड़ दिया था. तो इससे क्या हुआ, दिस रिजल्टेड इन ऑर्गेनाइजिंग फ्री इलेक्शन बिटवीन वेलेसा एंड द पोलिश गवर्नमेंट. तो ऐसे हालात में लेच वेलेसा के साथ पोलिश गवर्नमेंट ने एक समझौता किया और कहा कि ठीक है, एक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, एक इलेक्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा.
विच लेड टू द अग्रीमेंट फॉर फ्री इलेक्शंस इन अप्रैल। चलिए, इन लोगों ने मान लिया कि अप्रैल में फ्री इलेक्शंस होंगे। सॉलिडरिटी कॉन्टेस्ट ऑल 100 सीट्स फॉर द सेनेट। तो सॉलिडरिटी 100 के 100 सीट्स के लिए तैयार हुई और जिसमें वो 99 सीट्स जीती। सोच लीजिए लोगों के बीच में कितनी पॉपुलैरिटी थी और लोग कितने ज़्यादा जुड़े हुए थे उसके साथ। एंड लेच वालेसा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड इन अक्टूबर 1998। देखिए संघर्ष कितना लंबा होता है। 81 में मार्शल लॉ लगा और उसके बाद 98 में जाकर मैंने ये दोबारा से प्रेसिडेंट मैंने फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने। और ये फर्स्ट टाइम था कि एक ही पार्टी ने एक ही पार्टी इतना ज़्यादा सीट लेकर जीती और इन विच मोर देन वन पार्टी टुक पार्ट। मैंने और भी बहुत सारे पार्टी खड़े हुए थे इलेक्शन के लिए, मगर सिंगल पार्टी इतना ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ जीती थी, फर्स्ट टाइम था। चलिए अब हम लोगों ने देखा दो कंट्री का कंडीशन, कैसे दोनों कंट्री में डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया। अब हम देखेंगे कि अब हम क्या कह सकते हैं। नाउ वी कैन से दैट इन अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल कैन नॉट चूज और चेंज देयर रूलर्स। सीधी सी बात है, जो भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर ना तो लोग अपने रूलर्स को चूज कर सकते हैं और ना ही चेंज कर सकते हैं। एंड देयर इज नो रियल फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओपिनियन, फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल एक्शन। जाहिर सी बात है, आप प्रोटेस्ट या एसोसिएशन बनाओगे तो जाहिर सी बात है घुमा फिरा के गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही काम करोगे। तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा कोई छूट होता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। तो रियल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज द पीपल टू चूज देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है जो लोगों को अलाउ करता है कि आप अपने रूलर्स को चूज कीजिए, आप चूज कीजिए कौन राज करेगा, कौन गवर्नमेंट बनाएगा, वो आप डिसाइड करोगे। ये डेमोक्रेसी हमें छूट देता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इन डेमोक्रेसी ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल कैन रूल द कंट्री। जाहिर सी बात है, सिर्फ वही लीडर्स रूल कर सकते हैं जिनको लोग चुन कर लाते हैं। एंड पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज, टू ऑर्गेनाइज एंड टू प्रोटेस्ट। और डेमोक्रेसी में ही, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में ही ये सुविधा है कि लोग अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके, कोई भी मीटिंग या कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सके और प्रोटेस्ट भी कर सके। अगर गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट को लोगों ने चुना है, अगर वो गलत काम करे तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी कर सके। तो ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में है। चलिए, द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी, हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी का मैप चेंज हुआ। तो डेमोक्रेसी हैज़ एक्सपैंडेड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन 20th सेंचुरी। जाहिर सी बात है, 20th सेंचुरी के बाद ही डेमोक्रेसी पूरे देश, पूरी दुनिया में फैलना शुरू किया, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन लगभग 1789 से 1799 तक चला, तब तक 18th सेंचुरी आ चुका था। और ये 18 to 19 के बीच का जो समय था, लोगों ने एक दूसरे कंट्री से इंस्पिरेशन लिए, एक दूसरे कंट्री को देखा, समझा, फिर उसी चीज़ को अपने हिसाब से कंपेयर किया, देखा कि मेरे पास जो रूलर है वो तो ऑटोक्रेटिक है, वो तो लोगों के भले के लिए सोचता ही नहीं है। इसीलिए ये लगभग 150 साल लग गए लोगों को ये समझने में, देखने में, तब जाकर लोगों ने धीरे 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 डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करना शुरू किया। चलिए, डेमोक्रेसी डिड नॉट स्प्रेड इवनली इन ऑल रीजन्स बट इस्टेब्लिश्ड लिमिटेडली। तो अचानक से तो सब जगह नहीं हुआ, लेकिन धीरे 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 पूरी दुनिया में आया। अब मेजॉरिटी ऑफ नेशंस आर डेमोक्रेटिक टुडे। आज का डेट है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो डेमोक्रेटिक है, एंड देयर आर स्टिल लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर नॉट डेमोक्रेटिक। अभी भी एक दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा है जो डेमोक्रेटिक नहीं है। ये हम लोग दो पिक्चर देखेंगे। यहाँ पर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1975, मतलब 1975 में कितने कंट्री में डेमोक्रेसी था, और 2000 के आसपास में कितने कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी आ गई। ये कलर बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ भी डेमोक्रेसी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ, ये सब जगह आ गया। ये जो वाइट छूटा हुआ जगह है, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आया, क्योंकि यहाँ के लोगों ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक।
तो हम लोग ये देख रहे हैं, ये तो पुराना डेटा है, नया में लगभग बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी है। लेकिन ज़रा से देखेंगे 1975 के समय का हालत क्या था, डेमोक्रेसी कितना कम था। लेकिन धीरे धीरे 2000 आते आते बिल्कुल ये सिचुएशन सिनेरियो ही बदल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेजेस इन एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी किस तरीके से पूरी दुनिया में फैला, हम लोग उस चीज़ को स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो पहला पॉइंट है बिगिनिंग। डेमोक्रेसी स्टार्टेड मोर देन 200 ईयर्स अगो विथ अपराइजिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये हम लोग पहले से ही बार बार पढ़ रहे हैं, जान रहे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भाई डेमोक्रेसी बोलकर कोई चीज़ होता है एंड डेमोक्रेसी के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, तो बताया। लेकिन उसको पूरी दुनिया को एक्सेप्ट करने में समय लग गया। कोई बात नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी इतना आसान से मिलने वाला चीज़ नहीं है। इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना होता है, बलिदान करना पड़ता है, और सबसे बड़ा लोगों को जागरूक होना होता है। नाउ स्ट्रगल फॉर द डेमोक्रेसी स्टार्टेड मेनी ईयर्स बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जाहिर सी बात है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में डेमोक्रेसी को रिस्टोर तो किया गया, लेकिन डेमोक्रेसी उसके भी कई और साल पहले शुरुआत किया गया था, उसके लिए स्ट्रगल चल रहा था। Now, the right to vote was granted to more people in British colonies and in North America declared themselves independent in 1776. Beginning कहाँ से स्टार्ट हुआ? Right to vote was granted to more people in British colonies in North America. अगर हम लोग देखेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन तो 1789 से 1799 में हुआ। उसके पहले ये वाला रेवोल्यूशन हुआ था जिसको हम लोग कहेंगे नॉर्थ अमेरिका में, जो 13 कॉलोनीज फ्री हुए थे। आप लोग याद करो, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले में बताए थे कि लुइस 16 नॉर्थ अमेरिका को मतलब हेल्प कर रहा था, 13 कॉलोनीज को हेल्प कर रहा था ब्रिटिश से आज़ादी पाने के लिए, और उसके चक्कर में वो बर्बाद भी हो गया, मर भी गया, और उसके खुद अपने देश का पूरा मोनार्की सिस्टम ही ख़त्म हो गया। चलिए यही है, इसमें थोड़ा सा बिगिनिंग का ही सिचुएशन था। चलिए अब जरा से देखेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है और ये किस तरीके से एक्सेप्टेड किया गया। 19th सेंचुरी स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी वाज एडेड विथ पॉलिटिकल इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। जरा से समझो इसको कि 19th सेंचुरी में स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज एडेड। डेमोक्रेसी को किस में ऐड किया गया? पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर जस्टिस। ये एकदम मतलब न्याय और समानता में डेमोक्रेसी को ऐड किया गया, न्याय और समानता में, क्योंकि डेमोक्रेसी न्याय और समानता के लिए ही जाना जाता है, तो इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल ऐड किया गया। पहले था कि डेमोक्रेसी सिर्फ था कि लोग अपना राजा चुनेंगे, लोग अपना रूलर चुनेंगे। फिर बाद में इसको ऐड किया गया कि भाई जब लोग अपना राजा चुनेंगे तो लोगों के बीच में ये सुविधा होनी चाहिए, समानता और न्याय का अधिकार लोगों को मिलना ही चाहिए। जब लोग सिस्टम बना रहे तो वो सिस्टम लोगों को बदले में देगा, इंश्योर करेगा। चलिए, राइट टू वोट फॉर अडल्ट्स वाज इन कॉमन डिमांड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पहला चीज़ दिया गया कि भाई राइट टू वोट। तो इन सम कंट्रीज पीपल हु आर हैविंग प्रॉपर्टी और पेइंग टैक्स हैव द राइट टू वोट। ये हमने पहले भी देखा था कि फ्रांस में एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन्स बनाया गया था। एक्टिव में वही थे जो उनको वोट देने का अधिकार था, और जो टैक्स पे करते थे उन्हें ही वोट देने का अधिकार था, और जो जितना ज़्यादा टैक्स पे करते थे उनको उतना ऊंचा पोस्ट भी मिलता था। चलिए, बट साथ ही साथ एक और ग्रुप है, बट वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट इन मेनी कंट्रीज लाइक यूएसए, फ्रांस। यहाँ पर वुमेन्स के जो कैटेगरी था, वुमेन्स का जो लेवल था, बहुत नीचे रखा गया था। वुमेन्स को इस लायक ही नहीं समझा जाता था क्योंकि वुमेन्स पैसिव सिटीजन्स में काउंट होते थे। चलिए, ब्लैक्स, साथ ही साथ जो ब्लैक पीपल रहते थे, नेग्रोज, ऑल ओवर द कंट्री कुड नॉट हैव द राइट टू वोट टिल 1965। 1965 के बाद से इनको वोट देने का अधिकार मिला। ये थोड़ा सा टेबल देखेंगे, ज़रा देखेंगे। 1893 में न्यूजीलैंड ने वोट दे दिया, वोट का अधिकार सबको दे दिया। फिर 1917 में रशिया, फिर जर्मनी 1918, नेदरलैंड में 1919, ब्रिटेन में 1928,
फ्रांस में 1944। धीरे धीरे इस तरीके से वोटिंग राइट्स, फ्रांस के बारे में थोड़ा सा याद है कि फ्रांस में 1944 में वोटिंग राइट्स तो मिले लोगों को, लेकिन 1946 में वुमन लोगों को वोटिंग राइट मिला। इस समय तक वोटिंग राइट वुमन लोगों को नहीं मिला था। चलिए, इस तरीके से ये यूएस, इंडिया में 1950 में मिला, क्योंकि हम लोग को 1947 में देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 3 साल लग गया। तो 26 जनवरी 1950 में हमारा देश रिपब्लिक हुआ। इसीलिए 1950 के बाद से हमारे देश का नियम ही रखा गया कि भाई जितने भी लोग हैं 18 साल से ऊपर होंगे, दे आर हैविंग द राइट टू वोट, आइदर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, कुछ भी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या बोलते हैं, लड़का है लड़की है, डजेंट मैटर। 18 साल हो गया तो आप वोट देने के लायक हैं, मतलब अब आप देश के सरकार को चुनने के लायक हैं और चुनने के प्रोसेस में आपको साथ देना होगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है इसी का ही कि एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो ये कॉलोनियलिज्म का एंड बिल्कुल शुरुआत किया गया, क्योंकि डेमोक्रेसी का शुरुआत ही कॉलोनियलिज्म को एंड करने के लिए किया गया था। मोस्ट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन पावर। हम लोग सब जानते हैं यूरोपियन हमसे कहीं ज़्यादा डेवलप थे, एडवांस थे और बहुत तेज भी थे, बुद्धिजीवी थे। ये ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्री, एशियन कंट्री, लगभग दुनिया का लगभग 60% पार्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के अंडर में ही था। टिल द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ 1945 to 1949 देयर पीपल फेस अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। जाहिर सी बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक लोगों को बहुत लंबा युद्ध लड़ना पड़ा अपने आज़ादी के लिए। व्हेन दे बिकम इंडिपेंडेंट दे विश टू चूज़ देयर ओन फ्यूचर लीडर्स। जाहिर सी बात है, इंडिपेंडेंट होने के बाद अपना लीडर खुद चुनना चाहेंगे। तो इंडिया वाज आल्सो अंडर द ब्रिटिश एंड बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947। हम लोग सभी को जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हम लोग को आज़ादी मिली थी। नाउ, घाना एक ब्रिटिश कॉलोनी था। ये घाना कहाँ है? अफ्रीकन कंट्रीज़ में आता है। इसको गोल्ड कोस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत गोल्ड का एकदम मतलब खजाना भरा पड़ा है, इसीलिए ब्रिटिश कॉलोनी इस देश को अपना कॉलोनी बना के रखी थी ब्रिटिश एम्पायर ने। जैसे हमारे देश को भी हम बना रखा था, क्योंकि हमारे देश में दुनिया भर का माने इंक्लूडिंग गोल्ड ऑल्सो, दुनिया भर का माने मिनरल्स डिपॉजिट भरा पड़ा था, जो ब्रिटिशर्स लोग लाद के ले गए अपने साथ। नाउ it was among the African countries who get independence in 1957 and Kwame Nakamura became the president till the whole life। ये पहले प्रेसिडेंट ऐसे थे जो पूर्ण जीवन, पूरा जीवन ये प्रेसिडेंट ही रहे, और इन्होंने इंस्पायर्ड किया अलग कंट्रीज़ को कि आप फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करो, आपको स्ट्रगल मिलेगा। तो एंड कॉलोनियलिज्म एंड हुआ, लोग इंडिपेंडेंट हुए। लोग अपने देश में जैसे इंडिपेंडेंट हुए, सबसे पहले लोगों ने अपने देश का सरकार बनाया, और वो भी वोटिंग के थ्रू। इससे क्या होता है? समानता बनी रहती है। चलिए, हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन डेमोक्रेसी। तो ज़रा देखेंगे, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही हुआ था। उसमें भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना था, उसको लीग ऑफ नेशंस कहते हैं, बट वो किसी रीज़न से फेल हो गया और फिर दोबारा से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया भाई। तो इस वजह से वो फेल हुआ, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों ने समझा कि भाई वर्ल्ड वॉर होने का मतलब है पूरा देश बर्बाद हो जाता है। एक वार के बाद देश 50 साल पीछे चला जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, दुनिया ने झेला, लोग पीछे हो गए। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लोग और पीछे हो गए, जितना डेवलप किए थे सब नष्ट हो गया। लाखों नहीं, करोड़ों में लोग मरे, और सिर्फ युद्ध के सैनिक ही नहीं मरे, साथ ही साथ शहर के, गांव के लोग भी मरे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर माने वो बैटलफील्ड तक ही सीमित नहीं था, वो लोगों के घर तक जा चुका था। भगवान न करे कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो 100% ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सभी देशों के पास न्यूक्लियर पावर है। मतलब ऐसे ऐसे डेडली वेपन्स हैं कि मतलब उनको कोई ज़रूरत नहीं है लड़ाई लड़ने का। एक ही मिसाइल बॉम्ब फोड़ देंगे कि करोड़ों लोग चुटकी बजाते ही मर जाएंगे। इसीलिए ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, तो मैंने जितने भी बड़े बड़े पावरफुल देश थे, इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई यूनाइटेड नेशन बनाओ, जिसके पास इतना पावर होगा कि वो इस तरीके का स्थिति को कभी बनने ही नहीं देगा। तो ये यूनाइटेड नेशन का कॉन्सेप्ट ही यही था। इट इज़ अ ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड।
यूनाइटेड नेशन का मतलब है सोवियत, मतलब माने सभी लोगों, सभी कंट्रीज मिल के यूनाइटेड हो जाएंगे और एक संघ के रूप में काम करेंगे। क्यों? साथ ही साथ टू हेल्प कॉपरेशन इन इंटरनेशनल लॉ, जाहिर सी बात है इंटरनेशनल लॉ कायम करना है, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इक्वालिटी ये कायम करना है। और यूएन सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर and the UN Security Council is responsible for maintaining peace and security among the countries। तो यूएन का बहुत सारा फंक्शन होता है। मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत जल्द मैं आप लोग को पोस्ट कर दूंगा कि भी यूएन के बारे में विस्तृत जानकारी होगी उसमें। चलिए साथ ही साथ इट कैन पुट इंटरनेशनल आर्मी, क्योंकि सभी देश मिल के इसमें सहयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है इस आर्मी को हम इंटरनेशनल आर्मी कहेंगे। टू पनिश द रॉन्ग डूअर, मतलब अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देने के लिए ये सबसे सामने रहेगा। एंड द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक लेंड मनी टू द गवर्नमेंट व्हेन दे नीड। तो साथ ही साथ इसी में से दो ऐसे ग्रुप बनाए गए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। ये ऐसा बनाया गया कि भाई जो गरीब देश है, जो बिल्कुल डेवलप नहीं कर पा रहा है, उनको डेवलप करने का ये लोग साधन देते हैं, जुगाड़ देते हैं, ताकि वो डेवलप कर सके। और साथ ही साथ टू प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये यूएन सुनिश्चित करता है कि भाई डेफिनेट सी बात है डेमोक्रेसी पूरे दुनिया में फैलना चाहिए एंड लोगों को ये फैसिलिटीज़ वगैरह मिलना ही चाहिए। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक देखेंगे कि भाई यूएन ने किस प्रकार से इराक पर कंट्रोल किया। जैसे एक कंट्री था वेस्ट एशिया में, हम लोग जानते हैं, दैट बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1932। ये भी ब्रिटिश के कॉलोनी के अंडर में ही आता था। यहाँ के लीडर थे सद्दाम हुसैन, हैड प्लेड अ की रोल इन 1968 कूप एंड कैप्चर्ड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो इनको मौका मिला गवर्नमेंट बनने का, गवर्नमेंट का पावर में आने का, तो इन्होंने पावर आने के बाद कुछ अच्छे काम किए। ही एबॉलिश द ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ एंड गिव द वोमेन टू राइट टू वोट एंड सेवरल फ्रीडम्स। इन्होंने ये कुछ हद तक अच्छा काम भी किए। इन्होंने वोमेन को फ्रीडम दिया, बहुत जगह पर फ्रीडम दिया, साथ ही साथ वोमेन्स को वोटिंग देने का भी राइट दिलवाया, और मतलब ये जो पुराने इस्लामिक लॉ थे उसको बंद करवाया, क्योंकि इनको पता है कि पुराने इस्लामिक लॉ से डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता है, डेवलपमेंट अचीव नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने कुछ अच्छे काम किए। लेकिन जैसे ये प्रेसिडेंट बने इन 1979, ये डिक्टोरियल बन गए। डिक्टेटर्स मतलब तानाशाह की तरह बिहेव करने लगे और तानाशाह बन गए। तो इससे क्या हुआ, और साथ ही साथ ये क्या किए, स्टार्टेड टू किल हिज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एंड एथनिक माइनॉरिटीज़। ये अपने जितने भी ओपोनेंट्स थे उन सबको मारना शुरू किया, और खासकर जो माइनॉरिटीज़ मतलब अल्पसंख्यक जो लोग थे उनको भी टारगेट में लेना शुरू किया। Although Iraq was ruled by Saddam Hussein for a long time, इराक बहुत दिन तक सद्दाम हुसैन के अंडर था, लेकिन यूएसए एंड हिज अलाइज रिमूव हिम इन 2003। 2003 में इसको हराया गया और हटाया गया फॉर एन एलिगेशन। इनके ऊपर क्या चार्ज लगाया गया था कि ही वॉज कीपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन विच कैन पोज अ बिग डेंजर टू द वर्ल्ड। ये बोलकर इनके ऊपर अटैक किया गया और इनके पूरे ग्रुप को नष्ट कर दिया गया। ये यूएन ने किया था, ये यूएन का काम था कि भाई अगर कोई देश ज़्यादा पावरफुल हो जाए या फिर दूसरे देश के लिए ट्रबल करना शुरू करे तो उस जगह पर यूएन हेल्प करेगा हर तरीके से। चलिए थैंक यू बच्चों लोग, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में मैंने कोशिश किया कि आप लोग को अच्छे तरीके से चैप्टर समझा सकूं। आई होप मैं ये कर पाया हूं। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से सुनो, समझो, और कम से कम 1 से 2 बार देखो, आप लोग ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैप्टर को आप लोग थोड़ा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और वैसे अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स को ये फॉरवर्ड कीजिए जिनके पास इसकी जानकारी नहीं है, जो ये चैप्टर किताब में पढ़ना नहीं चाहते। वैसे बच्चों लोग को, वैसे ग्रुप को ज़रूर फॉरवर्ड करना, ताकि वो लोग इसको थोड़ा देर देखें, समझे और इससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। चलो बच्चों लोग, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।